वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए दूत इस क्लास को देखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए सबसे पहला नाम है कैप्टन हॉकिंग्स का। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। इनके जहाज का नाम भी इंपॉर्टेंट है, जो इनका जहाज था हेक्टर था। ये भी कई बार पूछा गया कि कैप्टन हॉकिंग्स किस जहाज से आया था। हेक्टर नामक जहाज से आया था और ये कहाँ पर आया था, तो सूरत में। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंग्स था। जो अंग्रेजों में देखा जाए तो समुद्री रास्ते से सबसे पहले कौन आया था, कैप्टन हॉकिंग्स आया था। कैप्टन हॉकिंग्स बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा था। जहांगीर ने पहले हॉकिंग्स को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी, परंतु स्थानीय सौदागर और पुर्तगीजों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी गई। जब हॉकिंग्स जहांगीर से मिलता है, इनके दरबार में जाता है, तो फिर ये व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो स्थानीय सौदागर थे, स्थानीय व्यापारी थे, साथ ही साथ पुर्तगालियों का उस समय ज़्यादा वर्चस्व था, तो इनका विरोध होता है और जिसके कारण ये अनुमति रद्द हो जाती है। 1612 ईस्वी में शुआली की संधि होती। अंग्रेज के कैप्टन बेस्ट और पुर्तगीज सेना इसके बीच में। देखिए संधि में क्या होता है, सबसे पहले ना पुर्तगीज सेना परास्त हो जाती है, इसके बाद शुआली की संधि होती है। इनकी वीरता के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। देखिए जब पुर्तगीज परास्त हो गए तो जहांगीर को पता चला कि अंग्रेज पावरफुल है, ये पुर्तगीज के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। अब फैक्ट्री की स्थापना की बात करें तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। देखिए दक्षिण में जब ये सूरत वाली बात करें ना, सबसे पहले क्या होता है, सूरत में परमिशन मिलती है, रद्द कर दिया जाता है, तो ये अपना कारखाना कहाँ पर खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, ये 1611 में। लेकिन फिर जब शुआली की संधि हो जाती है, इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अपना प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसका अध्यक्ष टॉमस एल्डवर्थ को बनाया गया था। तो जो इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, टॉमस एल्डवर्थ। डायरेक्ट पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा कि जो पहली फैक्ट्री बनी थी उसके अध्यक्ष थे टॉमस एल्डवर्थ। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अब दूसरे नंबर पर आता है टॉमस रो। देखिए पहले कौन है, हॉकिंग्स, और दूसरे नंबर पर है टॉमस रो। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा था। तो 18 सितंबर 1615 को सूरत आया था। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा था। तो देखिए ये अजमेर में इनसे मुलाकात किया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। जो गोलकुंडा के बंदरगाह होते, यहाँ पर व्यापार का एकाधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने पहला कारखाना बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, और हरिहरपुर में स्थापित किया था। तो पूर्वी तट पर इनका पहला जो कारखाना खुलता है वो बालासोर में खुलता है। इसके बाद देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पर है, मद्रास पर है। ये फ्रांसिस डे ने क्या किया था, चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त किया था और यहाँ पर किला बनाया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है। इस उपलक्ष्य में अंग्रेजों को बंबई दहेज में मिलता है। देखिए जो बंबई है ये पुर्तगालियों के अधिकार में था, लेकिन जब कैथरीन का विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय से, तो ये जो बंबई है ये किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। राजा चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और जब ये राजा चार्ल्स को मिल गया, मतलब ये ब्रिटिश के अधिकार में चला गया, तो उन्होंने क्या किया, इसे 10 पाउंड वार्षिक किराया लेते थे और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। गेराल्ड आइंगर को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है, आंगियर, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना किस प्रकार से होती है, यहाँ पर दिया है। बंगाल के में सूबेदार शाह सुजा, सूबेदार कौन थे, शाह सुजा,
ये 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है और बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। देखिए शाह शुजा ने ये एक फरमान जारी किया कि 3000 रुपये वार्षिक कर, मतलब सिर्फ 3000 रुपये दीजिए और पूरे बंगाल में वर्ष भर व्यापार कीजिए। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई थी। देखिए सबसे पहले मसूलीपट्टनम में आया 1611, फिर 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री लगी, है ना। अगर पूरब में बात करेंगे, पूर्वी क्षेत्र में तो बालासुर और हरिहरपुर में लगता है। और देखिए यहाँ पर देखिए बंगाल में अगर देखा जाए तो हुगली नामक स्थान पर क्या होता है, कारखाने की स्थापना होती है। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी अंग्रेजी कारखाने खोले गए। तो देखिए एक बार जब हुगली में स्थापित हो गया तो इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों पर स्थापित किया गया। 1686 ईस्वी में अंग्रेज और औरंगजेब की भिड़ंत हुई। इसका कारण क्या होता है, हुगली में अंग्रेजों द्वारा लूट। अंग्रेजों ने क्या किया, हुगली में लूट कर लिया, जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया और 1686 ईस्वी में मुगलों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो जाता है। लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को हुगली से भागना पड़ा। इस युद्ध में क्या होता है, मुगलों की जीत होती और अंग्रेजों की हार हो गई और अंग्रेजों को हुगली छोड़कर भागना पड़ा। 1698 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल के सूबेदार अजीम उनसान, है ना, सूतानाथी, कोलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। तो ये चीज याद रखने, अब अजीम उस्सान इसने क्या किया था, सूतानाथी, है ना, कोलिकाता जिसे कलिकाता भी कहते हैं, और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दिया था। उस समय सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर का जमींदार इब्राहिम खां हुआ करता था। जॉब चार्नॉक ने सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी। तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, कलकत्ता की स्थापना किसने किया है, तो जॉब चार्नॉक ने किया था। इसे जो 3 शहर मिलते हैं ना, सूतानती, कलिकाता या फिर कोलकाता यहाँ पर और गोविंदपुर, इसको मिला करके कलकत्ता की नींव रखते हैं। इसी कारण जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। आगे 1700 में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। तो साथियों ये देखिए किस प्रकार से अंग्रेजी कंपनियों का विकास होता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे धीरे धीरे समय बढ़ता है और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ना। 57 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज अधिक सत्ता में आ जाते हैं। इसके बाद बक्सर का युद्ध होने के बाद ना ये पूरी तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और जब भी आपको यहाँ हिस्ट्री में बंगाल शब्द कहा जाएगा तो बंगाल का मतलब पता है, आज का जो बंगाल दिखता है ये नहीं, उस समय जो बंगाल था ना, आज का जैसे जो उड़ीसा है, जो बिहार है, झारखंड हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल है, साथ ही साथ बांग्लादेश, ये पूरा मिल करके बंगाल बना करता था। तो ये बंगाल हो गया। इस पर उन्होंने क्या किया था, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये यहाँ तक की क्लास रही। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। वन लाइनर तथ्य का मतलब यही कि जितने भी तथ्य हैं सब परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए। तो यहाँ पर इस तथ्य को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और एक ही क्लास में पूरा इसको डन करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी इसको स्टार्ट करें तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लंबी का मतलब बहुत लंबी तो नहीं होगी। देखिए टाइम अगर देखा जाए तो ये कितना है, अभी 8 मिनट की हुई, मतलब ये 20-25 मिनट चला जाएगा। तो चलिए देख ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। चलिए देखिए यहाँ पर वन लाइनर तथ्य में क्या दिया है कि ब्रिटिश रेजिडेंस कर्नल आउटट्रम की रिपोर्ट के, यहाँ पर क्या हो रहा है, रुकिए 1 मिनट, चलिए अब सही है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में किया गया था। और देखिए अवध का जो विलय होता है यही 1857 के क्रांति का उस समय का तात्कालिक कारण भी बनता है, जब अवध को विलय मिला लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। ये है ना, ये रिपोर्ट किसने दिया था, ये कर्नल आउटरम ने दिया था। मुगल सम्राट 1803 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दावे स्वीकृत थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बादशाह को यह साफ समझा दिया था कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है। देखिए 1803 आते आते ना ये चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि जो ब्रिटिश बादशाह था वो समझ गए थे कि उनकी बादशाहत नाम मात्र की है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा। बादशाह को उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने के अधिकार को छोड़ देने को कहा गया। यह लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। देखिए ये धीरे धीरे ना अब क्या हो गया है कि अब ये अंग्रेज शक्ति में आ चुके हैं, प्लासी बक्सर का युद्ध हो चुका है, अब अंग्रेज मुगल बादशाह को सत्ता से हटाने में लगे। अब देखिए ये घोषणा क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑकलैंड ने क्या कहा कि बादशाह अपने दावे और अधिकार छोड़ दे।
डलहौजी ने कहा कि लाल किले से भी आप हट जाइए, है ना, और बादशाह की उपाधि छोड़ने और उत्तराधिकारी जो बनाते वो भी अधिकार खत्म हो गए। लॉर्ड कैनिंग ने तो यह भी घोषणा कर दिया कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या होता है, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। देखिए निवेश क्या था उस समय में ना, जो कंपनी है ये सामान जो खरीदता था, जो बंगाल का राजस्व अधिशेष होता था उसी को निवेश कहते थे। अर्थात अब देखिए यहाँ पर दिया, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था, जिसका उपयोग वे भारत से कच्चा माल खरीदने में करते थे। देखिए भारत का ही पैसा भारत में हेरफेर कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बक्सर का युद्ध लड़ा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा उनको मिल गया। अब यहाँ से जो भी उन्हें वो राजस्व मिलता था उसी से कच्चा माल खरीदते थे, जिसे वे निवेश कहते थे। दूसरी ओर अब 1765 के बाद भारतीयों से कच्चा माल खरीदने के लिए यूरोप से महंगी धातुओं का भारत आना बिल्कुल बंद हो गया। देखिए पहले क्या होता था, जब ये व्यापार करने आए थे तो कच्चा माल खरीदने के लिए यूरोप, मतलब जहाँ से आए थे वहाँ से पैसा लेकर आते थे, बहुमूल्य धातुएं लेकर आते थे। लेकिन अब जब यहीं पर उनका धंधा सेट हो गया, भाई यहाँ से इनकम होने लगा, तो जो बहुमूल्य रत्न, महंगी धातु आना बंद हो गया। इस व्यवस्था को पर्सिवल स्पेयर ने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी थी। जो ये व्यवस्था चल रहा था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो धन प्राप्त होता था उसी से सामान खरीदते थे, इसको स्पेयर ने क्या कहा, खुली और बेशर्म लूट है। देखिए अगला पॉइंट ये दिया, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में अंग्रेजों और सिखों के मध्य होती है। संधि की प्रमुख शर्तें थी। देखिए लाहौर की संधि में क्या क्या शर्त हुआ कि पहला शर्त था, महाराजा ने सतलज के पार से अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। जो अंग्रेजों के मतलब लिए था, इन्होंने क्षेत्र क्या किया, छोड़ दिया। महाराजा ने सतलज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया। सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। देखिए आंग्ल सिख युद्ध जो होते हैं इसमें लाहौर की संधि होती है, तो सिखों को काफी अपमानजनक संधि उठानी पड़ती है, क्योंकि भाई इनको अपना सतलज के पार का समस्त प्रदेश छोड़ना पड़ा, सभी किले, सभी दुर्ग छोड़ने पड़े और 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी भरना पड़ा। इसके बाद देखिए मुर्शिद कुली खां, ये मुर्शिद कुली खां बंगाल का गवर्नर होता है, जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 18वीं सदी में किया। आगे चलकर अलीवर्दी खां बंगाल का महत्वपूर्ण नवाब हुआ। देखिए अलीवर्दी खां नवाब बनता है जिसका नाती होता है सिराजुद्दौला। देखिए अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं होता है, इसकी 3 बेटियां होती हैं। एक की शादी इसने ढाका में किया था जिसका नाम घसीटी बेगम था, एक की शादी पूर्णिया में हुई थी जिससे शौकत जंग उत्पन्न हुआ था, और एक की शादी पटना में हुई थी जिससे उसका नाती था सिराजुद्दौला। शौकत जंग और सिराजुद्दौला ये मनिहारी के युद्ध लड़ते हैं उत्तराधिकार के लिए, जिसमें शौकत जंग की मृत्यु हो जाती है। तो सिराजुद्दौला नवाब बनता है, तो सिराजुद्दौला वहां से आता है। हम लोग जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से समझाएंगे। तो अलीवर्दी खां इसने कई शक्तियों को पराजित कर बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की। अलीवर्दी खां ने ही कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। आगे चलकर अलीवर्दी खां की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई जब अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया। आगे यहाँ पर दिया गया है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंग्लिश कंपनी की स्थापना हुई। इसे हालैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट है ना सब पेपर में पूछे गए, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा तथ्य को दिया गया। इसमें युद्ध व संधि करने, किले बनाने व भारतीय प्रदेशों को जीतने का भी अधिकार था। भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, जिसे कि मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, में 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क कौन है, पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन में आया। देखिए अलेक्जेंडर के बाद पहला क्षेत्र बना जो यूरोपियों के अधीन में गया। मलक्का व हरमुज पर 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के अचीन दुर्ग आदि नए किले स्थापित कर लिए गए थे। अब यहाँ पर और पॉइंट दिए, पुर्तगाली समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किए। इसमें कारतस है ना, आर्मेडा काफिला व्यवस्था, उन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। इसका मुख्य साधन का या परमिट, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कारतस लिए बिना अरब सागर में व्यापार नहीं कर सकते थे, अब नहीं जा सकते थे। कारतज का अर्थ होता था परमिट या फिर प्रवेश पत्र। कारतज व्यवस्था मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, कारतज, फितौरिया, है ना,
इसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सब किसने स्टार्ट किया था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के कैम्बे का मतलब खंबात की खाड़ी में हुआ था। तो अकबर से पहली बार पुर्तगाली कहाँ मिले थे? खंबात की खाड़ी में। आगे कारतज एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों की अनुमति प्रदान करने वाला दस्तावेज हुआ करता था। यह जोधपुर के महाराज का अविवेकपूर्ण निर्णय था, क्योंकि इसके 15 दिन पूर्व बार बार की पराजयों से परेशान दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मैत्री संधि कर ली थी। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सुरजी अर्जन गांव में हुई इस संधि में सिंधिया ने अंग्रेजों को की संधि में बंधे राजाओं पर आक्रमण न करने के अतिरिक्त उनसे खिराज भी वसूल न करने का वचन दिया था। इस स्थिति में सिंधिया के कब्जे में सांभर और अजमेर प्रदेश अंग्रेजों के पास चला गया। तो देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जोधपुर के महाराज का जो एक अविवेकपूर्ण निर्णय होता है, जिससे सिंधिया के कब्जे का सांभर और अजमेर ये अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये तो हम लोगों ने विस्तार से पढ़ रखा है कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध होता है, जो कि यूरोप में 1746 तक चलता है। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था और इसमें फ्रांसीसियों की जीत भी होती। अपने दावेदार को गद्दी पर बैठाने के बदले उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 तक चला था, है ना। अंग्रेज एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर होता है ला ब्रूदेने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था। तो ये सब सामान्य सी बात है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद देखिए काउंटर डिलाली, ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है उसमें आता है ना। और इसी के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1756 ईस्वी में पुनः कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव, ये देखिए ये वही चीज़ है, वहाँ जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार से कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, है ना। बक्सर के युद्ध जब पढ़ेंगे तो इसके बाद चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और उसका विघटन किस प्रकार से होता है। तो ये क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।